समदाबी विलयन आइसोप्लास्टिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है समदाबी विलयन किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान ताप पर वाष्प दाब समान प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम समदाबी विलयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रकार का आप विलयन लीजिए जो समान ताप पर उनका वाष्प दाब क्या हो, समान हो। यदि उनका वाष्प दाब समान होता है तो ऐसा विलयन आपका समदाबी विलयन आइसोप्लास्टिक सॉल्यूशन कहलाता है। राइट, समझ में। वाष्प दाब समान होने के कारण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा उसमें विलयनों का पृथक होना या पराक्षण जो है रुक जाता है जब समान वाष्प दाब हो जाता है। राइट, समझ में आया। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका बच्चों आइसोहाइड्रिक विलयन। राइट, कहने का मतलब आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, इसके बारे में जानेंगे। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है। राइट, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है। इन्हीं टॉपिक समदाबी विलयन जैसा होता है। जैसे समान ताप पर किसी विलयन का यदि समान ताप पर हाइड्रोजन आयन बराबर होता अर्थात उनका पीएच मान बराबर होता है तो उसे आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। समझ में, क्लियर। कहने का मतलब ऐसा विलयन ले लीजिए और समान ताप पर उनका हाइड्रोजन आयन यदि बराबर होता है और उनका पीएच मान भी यदि बराबर है तो ऐसा विलयन आपका आइसोहाइड्रिक विलयन आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहलाता है। राइट, समझ में आ गया। ठीक, अगला टॉपिक है अति परासारी और अल्प परासारी विलयन। राइट, अति परासारी और अल्प परासारी विलयन क्या होता है। कहने का मतलब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इंग्लिश हो जाएगी इसका हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। राइट बच्चों, देखिए अति परासारी और अल्प परासारी विलयन क्या होता है। समान ताप पर दो विलयन ले लीजिए। राइट, मैंने क्या किया, समान ताप है, टेम्परेचर आपका कैसा है, समान है, और टेम्परेचर समान होने के उपरांत मैंने जो है दो विलयन ले लिया। राइट, अब दो विलयन में मैंने जो है NaCl और NaCl का घोल दोनों मिला है, पर एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेशन विलयन है। तो अब इसमें से आपका एक में पराक्षण अधिक और एक में पराक्षण आपका कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिस्थिति होती है, जब किसी समान ताप पर कोई समान ताप आपका रहेगा, समान ताप पर किसी दो विलयन में से जिसका पराक्षण दाब अधिक होता है उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अर्थात अति परासारी विलयन कहते हैं, और जिन विलयन का पराक्षण दाब आपका कम होता है उन्हें हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं। समझ में आया। फिर से आ जाओ, टॉपिक बोलता हूँ। जिस समान ताप पर किसी दो विलयन का, या किसी आप बोल सकते हैं जिस समान ताप पर किसी दो विलयन का जिनमें से पराक्षण दाब, दो विलयनों में से जिसका पराक्षण दाब अधिक होगा उन्हें हम अति परासारी विलयन कहेंगे, और जिनका पराक्षण दाब कम होता है उन दोनों विलयनों में से
उन्हें हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए से लाल रुधिर कणिकाएं हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को एक NaCl का विलयन ले लीजिए, पर एक तन ले लीजिए और एक सांद्र ले लीजिए, राइट। जब आप तन विलयन लेंगे तो उसमें जो है उनकी कोशिकाएं जो है फैल जाती, फूल जाती हैं, राइट, ये पराशरण के कारण, समझ पाओ ना। और इसी प्रकार आपने जब NaCl का आपने सांद्र विलयन लिया और तब आपने लाल रुधिर को क्या कोशिकाएं डाला उसमें, तो उसकी कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, राइट। कहने का मतलब पराशरण आपका कम होने लगता है। जिसमें पराशरण दाब अधिक होगा, आपका पराशरण दाब अधिक होगा, वो आपका अति परासारी विलयन होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे आपने लिया तन विलयन लिया, लाल रुधिर को कहा जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, पराशरण के कारण वो जो है क्या होती हैं, अधिक जो है फूल जाते हैं तन विलयन में। और इसके विपरीत हमने अगर कंसंट्रेशन विलयन लिया तो उसका विपरीत पराशरण होने लगता है, और विपरीत होने के कारण उसकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, राइट। तो ये आपके क्या होते हैं भैया, अति परासारी और अल्प परासारी विलयन। यह टॉपिक फिर से समझो। जब समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों में से, जब समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों में से जिसका पराशरण, जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है उन्हें हम अति परासारी विलयन कहते हैं, और जिनका पराशरण दाब कम होता है उन्हें अल्प परासारी विलयन कहते हैं, राइट। क्लियर मैटर? ओके, थैंक यू। अगला टॉपिक है वांट हाफ समीकरण का उपयोग। वांट हाफ समीकरण का उपयोग, राइट। वांट हाफ समीकरण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, राइट बच्चों, उपयोग। आ जाइए, वांट हाफ समीकरण का उपयोग जानते हैं, एक पहला पॉइंट हो जाएगा। वांट हाफ समीकरण का उपयोग अर्थात PV बराबर NRT, या कहीं कहीं लिखा रहता है PV बराबर आपका CRT, राइट। या इसको आप कहीं कहीं आपको मिलेगा, लिखा रहता है आपका PV बराबर CST आपका। ये सब आपके वांट हाफ समीकरण कहलाते हैं। इनके द्वारा पहला टॉपिक हम पराशरण दाब की गणना कर सकते हैं, पराशरण दाब की गणना कर सकते हैं, पहला टॉपिक हो गया, राइट। और दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा नंबर 2 प्रोसेस। दूसरा टॉपिक, जब पराशरण आपका दाब ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में इसे हम अवाष्पशील विलेय पदार्थों का हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक अणुभार ज्ञात करने में, अवाष्पशील विलेय पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने में, और पहला टॉपिक आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थों का पराशरण दाब ज्ञात करने में। ऐसी स्थिति में हम वांट हाफ समीकरण का उपयोग करते हैं, समझ पाए? क्लियर मैटर? चलें आगे। ओके, आ जाओ आगे तो मैं बताता हूँ। अगला टॉपिक है बच्चों द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था रहती है। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। कोई भी आप ले लीजिए, द्रव और वाष्प के मध्य, दोनों के मध्य आपका इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, साम्य की अवस्था आपकी स्थापित होती है। ऐसी स्थिति में जब द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, साम्य अवस्था, तो यह समान ताप आपका, यानी जब किसी ताप पर, ताप आपका भी निश्चित होगा, जब किसी ताप पर द्रव के वाष्पों के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव पर वाष्पों के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव पर वाष्पों के द्वारा लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। समझ पाओ? फिर से टॉपिक समझिए। जब किसी ताप पर द्रव और वाष्प की मध्य साम्य की अवस्था में द्रव
द्रव पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव के वाष्प जो द्रव होगा वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब आपका प्रेशर जो होगा वही आपका द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से समझिए, लास्ट बार आपकी समझ में आ जाएगा। जब किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा यानी द्रव की ऊपरी सतह पर वाष्प के द्वारा द्रव पर लगाया गया प्रेशर दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया? क्लियर मैटर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। अगला टॉपिक बच्चों आपका वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अगला टॉपिक वाष्प दाब का अवनमन, राइट? वाष्प दाब का अवनमन इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PRESS, वेपर प्रेशर, राइट? अब देखो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। सबसे पहले आप जो है ले लीजिए, जो है एक सॉल्वेंट ले लीजिए और एक सॉल्यूट पदार्थ ले लीजिए। सॉल्वेंट में आप मान लीजिए आप वाटर ले लीजिए, ठीक है? आपने क्या लिया? वाटर लिया, जल लिया। और सॉल्यूट में आप जो है सुक्रोज ले लीजिए या ग्लूकोज ले लीजिए, राइट? आप दो पदार्थ ले लीजिए, कोई भी दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक है ना? दोनों एक साथ नहीं लेना है, दोनों में से कोई पदार्थ ले, किसमें? विलायक में डालिए। तो कहने का मतलब जब वाष्पशील जो आपके विलेय पदार्थ होंगे उसमें जब विलायक में हम डालेंगे, विलायक में घोलेंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में क्या होती है? कमी, यानी वेपर जो प्रेशर हो जाता है वो घट जाता है। और इसी कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, राइट? एक बार फिर से बच्चों देखो, सपोज दैट मैंने नॉन वोलेटाइल आपका कोई सॉल्यूट लिया, सब्सटेंस लिया, कोई पदार्थ लिया, अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ लिया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या है? जो विद्युत अनवघट्य पदार्थ हो, विद्युत अनवघट्य पदार्थ हो और किसी सॉल्वेंट में आपका पूर्ण रूप से सॉल्युबल हो, आपका घुलनशील हो, राइट? कहने का अर्थ यह हुआ मैंने कोई विलेय पदार्थ लिया और किसी विलायक में घोला, और जब घोला तो उस विलायक का वाष्प दाब वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया, राइट? और जब उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं उसका वाष्प दाब का अवनमन, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी से क्लियर हो रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? कैसे हो सकता है? फिर से टॉपिक को समझिए, वाष्प दाब का अवनमन कैसे होगा। कोई विलेय, ठीक है, मैंने जब विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला तो उसमें वाष्प दाब में उत्पन्न कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, राइट? फिर से एक बार डेफिनेशन समझिए क्या होगा, कैसे होगा। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसमें उसके वाष्प दाब में उत्पन्न कमी वाष्प दाब में क्या होगा? उत्पन्न कमी। वाष्प दाब में उत्पन्न कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, राइट? समझ पाओ? कहने का मतलब अगर हम सॉल्वेंट का वाष्प दाब वेपर प्रेशर को हम P0 से लिखते हैं, राइट? अब किसमें आपका टोटल बिलियन में आपका वाष्प दाब कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में PS आपका हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि जब किसी विलेय में आपका कोई विलायक आपका पदार्थ लिया गया, विलायक पदार्थ में कोई आपने विलेय पदार्थ घोला तो उसके वाष्प दाब में क्या हुई? कमी आई। तो वही वाष्प दाब में जो कमी आएगी उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, P0 - PS, राइट? अब इसको हम
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम उसी के अर्थात पी नॉट उसके वाष्प दाब में कमी, पीएस को हम पी नॉट के अनुपात को लिख दें, डिवाइड कर दें, तो ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। राइट, समझ पाओ ना? कहने का मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, या इसको हम कह सकते हैं ये विलायक का वेपर प्रेशर है, ये विलयन का प्रेशर है आपका वेपर प्रेशर। राइट, तो विलायक के प्रेशर में से विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा माइनस कर दीजिए, तो उसी की उत्पन्न हुई कमी को जो है क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का अवनमन। कहने का मतलब अवाष्पशील विलयन में जब कोई विलय पदार्थ मैंने घोला तो उसमें उत्पन्न कमी, वाष्प दाब में उत्पन्न कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें? ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है बच्चों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? एफएम राउल्ट ने 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में अपने नाम से ही राउल्ट का नियम बनाया। और कैसे बनाया, किस आधार पर? राउल्ट ने 1887 ईस्वी में जो है अवाष्पशील पदार्थों का, कैसा पदार्थ आपका? अवाष्पशील पदार्थों का, अवाष्पशील पदार्थों का मतलब राउल्ट ने 1887 ईस्वी में अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों का वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन का अध्ययन किया। राइट, फिर से राउल्ट ने 1887 ईस्वी में अवाष्पशील पदार्थ जो वहाँ पे क्या होते हैं उनके द्रव विलायकों में विलयनों का वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन किया। राइट, और अध्ययन करने के बाद प्रयोगों और परिणामों के आधार पर उन्होंने एक नियम बना दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राइट, फिर से राउल्ट ने 1887 ईस्वी में जो है अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात अर्थात प्रयोगों के बाद परिणामों के आधार पर एक नियम बनाया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राइट, समझ में आया? अतः राउल्ट के नियमानुसार किसी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियमानुसार किसी अवाष्पशील पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन उनके विलय के मोल प्रभाजों के मान के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाजों के मान के बराबर होता है, जो कि राउल्ट के नियमानुसार होता है। अर्थात पी नॉट माइनस आपका पी एस अपान आपका पी नॉट इज इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस आपका कैपिटल एन। इसी के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के राउल्ट के नियमानुसार हम विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आंकिक प्रश्न में आपका पी नॉट माइनस पी एस अपान आपका पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान आपका कैपिटल एन ऐसी स्थिति में रखा जाता है। और कब रखा जाएगा? जब आपका स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन आपका क्या हो? 1 हो, ऐसी स्थिति में। राइट, इसका मान आपका क्या रखा जाए? 1 रखा जाए। एन के स्थान पर भैया जो है हम केवल जो है एन का रखते हैं, और एन का रखने के बाद जो है आपका मान रखा जाएगा। क्लियर मैटर? या सपोज डेट आपका एन बराबर मोलों की संख्या विलय के, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट ने 1887 ईस्वी में अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों के विलयनों का वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की जिसे राउल्ट का नियम कहता है। राउल्ट के नियमानुसार
किसी आवासशील पदार्थों का आवास दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। बस क्लियर। ओके बच्चों, थैंक यू।